और यदि किसी की कुंडली में वो 28 डिग्री पर है, तो 28 डिग्री से यदि वो किसी भी भाव को देखेगा, मतलब वो लग्न की डिग्री से काफी दूर है, अब वो जिन भी भावों को एस्पेक्ट करेगा उन भावों पर उसका एस्पेक्ट इफेक्टिव नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा, बेअसर हो जाएगा। ये मेरा कंसेप्ट था। जितना दूर होता चला जाएगा का मतलब ये नहीं था कि अलग अलग लोगों की कुंडली के अंदर, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सपोज लग्न हमारी 10 डिग्री पे है किसी की भी पर्सन की, और उसकी कुंडली के अंदर सैटर्न 17 डिग्री पर है, तो लग्न से 7 डिग्री है, तो वो बहुत ना ही नजदीक है ना ही दूर है। तो वो यदि उसकी कुंडली के तीसरे, 10वें और 11वें भाव को अपने से एस्पेक्ट करेगा, 7वें और 10वें भाव को, तो वो एस्पेक्ट उसकी ठीक ठाक होगी, ना ही बहुत स्ट्रांग होगी ना ही वीक होगी। मगर सपोज लग्न की डिग्री 10 है और शनि 10 डिग्री पर ही है कुंडली के अंदर, तो 10 डिग्री से जब शनि जिन भी भावों को एस्पेक्ट करेगा उन भावों पर उसकी एस्पेक्ट पूरी स्ट्रांग होगी, पूरा असर डालेगी, 100% इफेक्टिव होगी। तीसरा केस, किसी की कुंडली की लग्न सपोज 10 डिग्री पर है और उसकी कुंडली के अंदर शनि सपोज 25 डिग्री पर है, 15 डिग्री दूर है उसकी कुंडली के अंदर। अब वो यहां से कहीं भी बैठा हो, हाँ कहीं भी बैठा हो, तो जिन भी भावों को वो एस्पेक्ट करेगा उन भावों पर उसका एस्पेक्ट नहीं के बराबर होगा या इनइफेक्टिव हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। तब 5 डिग्री में तो इफेक्टिव होगा, लग्न की डिग्री के 5 डिग्री से अंदर होगा तो आपको ब्रीफ में बता दिया है, जितना दूर होता जाने का मतलब है कि लग्न के प्लीज माइक्रोफोन जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वो अपना म्यूट करके रखें, सब ध्यान रखें, किसी को ऑन रखना ही नहीं है, जिसने क्वेश्चन पूछना है वो केवल ऑन करें। तो दिस इज द कंसेप्ट। अब हम इसको हम आगे नहीं बढ़ाते वरना क्लास हमारी इसमें हो जाएगी, एंड में हम बात करेंगे। अभी मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं आज, तो पहले हम उस पर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस मैं एंड में लूंगा। बिगिनिंग ऑफ क्लास जनरली आप लोग अवॉइड करो क्वेश्चन पूछना, जब मैं कहूंगा कि अब पूछो तब आप नोट करके रखिए और वो हम डिस्कस करेंगे, वरना हमारा मैक्सिमम टाइम एक्चुअली क्या है इसी में लग जाएगा। आप नोट कर लो जो भी पूछना है, कोई इशू नहीं है, A to Z क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो भी कंसेप्ट है आप पूछोगे वो सब का आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है। अब आज जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आज संडे है, हमारी नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी, तो मैंने पहले कुछ और प्लान किया था, मगर मैं अब कोई और चीज बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, देखिए हम लोगों में दो तरीके के लोग हैं। एक जो शौकिया है इसको देख रहे हैं, अपनी मर्जी से ऐसे ही घर वालों की कुंडली देखने के लिए सीख रहे हैं। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बने हैं, और तीसरे तरीके के वो लोग हैं जो कि हम सोसाइटी में यदि हम कोई पूछ लेता है तो उसकी मदद करें। हम तीन तरीके के लोग जनरली एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी जब हम सीखते हैं तो हमारे पास एक कुंडली आती है। तो मेरा जो कोर्स है वो आपको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा हूं, मैं केवल आपको ये सिखा रहा हूं कि हम कुंडली को किस तरीके से अप्रोच करें, क्योंकि आप सब लोगों को सारी चीजें आती हैं। तो हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव है उनमें मिनिमाइज करना, कम से कम चीजों का उपयोग करके हम कुंडली में रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको डिलीट करना सिखा रहा हूं, ऐड करना नहीं सिखा रहा, कि आपको कौन कौन सी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना और किन चीजों पर पूरा ध्यान देना है। क्योंकि यहां पर एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कुंडली एनालिसिस में, वो एक्सेस की प्रॉब्लम है। जो लोग आचार्य का कोर्स करके आते हैं इमीडिएटली 50 चीजें एग्जाम में दी होती हैं, वो सोचते हैं हम एक ही कुंडली पर सब कुछ लगा लें और सब कुछ लगाकर हम उसमें पता नहीं क्या कंक्लूजन निकालेंगे। एंड में उनको कंक्लूजन नहीं निकल पाता है क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा चीजें लगाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा सबसे पहले नंबर 1, कर लें सर, जो भी जिनका भी वो है माइक्रोफोन कोई ऑन ना करें, मैं ऑफ कर दूंगा सभी का, तो आप उसको म्यूट कर लें क्योंकि आप ही लोगों को समझ में नहीं आएगा। सब ध्यान रखें इस चीज का। अब क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे पास एक कुंडली आई, ध्यान से समझिएगा इसे, और कम से कम 10 कुंडलियों पर नेक्स्ट थर्सडे तक आप इसे प्रैक्टिस करिएगा यदि सीखना चाहते हैं तो, चाहे अपने फैमिली के लोगों की कुंडलियों पर ही करें। मुझे एक कुंडली आई और मैं कुंडली से देखना चाहता हूं कि ये इस पर्सन के इंटरेस्ट एरिया क्या क्या हैं, सारे के सारे। ना मैं उसमें कोई राशि देखूंगा, ना मैं उसके अंदर कोई प्लेनेट देखूंगा, और कुछ भी नहीं देखूंगा। तो मैं किस तरीके से उस आपको समझाऊंगा, और आप इसे लगाकर देख लेना चाहे अपनी भी कुंडली में।
ये आपको 70 to 80% बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। केवल मैं चार्ट को देखकर आपको देखना बता रहा हूं, और इसको पॉजिटिव उससे लें, कोई भी नेगेटिव ना लें। मुझे नेक्स्ट टाइम ये आके नहीं कहे नहीं नहीं ये नहीं लगा। 90% केसेस में लगेगा, 10% केसेस में एस्ट्रोलॉजी का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं लगता है। तो मैं अभी एक प्रेजेंटेशन दूंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ये कि हम किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे। एक मिनट। माइक्रोफोन काइंडली म्यूट कर लें। सर जो भी कर रहे हैं बात करना ठीक नहीं लगता है। हम लोग सब मेच्योर लोग हैं और इस चीज का ध्यान रखें कि दूसरों को हम डिस्टर्ब ना करें। तो ये आपको प्रेजेंटेशन मेरा दिख गया होगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड ऑफ 12 हाउसेस टू नो अबाउट ए पर्सन। आपको आपके पास कोई भी एक कुंडली आ गई, ये मैं आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूं कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इस चीज को यूज करते हैं काफी ज्यादा। कि हमारे पास एक पर्सन की हमने कुंडली निकाली और हम अब उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। उसके बारे में तो किस तरीके से बताना शुरू करेंगे, तो 12 थिंग्स हम उसके बारे में बताएंगे 12 भावों के हिसाब से। तो उसमें से वो 6, 7, 8, 9, 10 तक एग्री करेगा पक्का। 6 बातों से पक्का एग्री करेगा ही करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप अपनी कुंडली पर भी ये जरूर लगाइएगा। मगर इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कई बार हमें खुद ही नहीं पता होते हमारे इंटरेस्ट एरिया क्या है, हमारी ट्रबल्स का रीजन क्या है। मगर जब आप इस कुंडली में देखोगे और उसको ध्यान से सोचोगे तो आपको इमीडिएटली लगेगा हाँ बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट तो इसी चीज पर है, हाँ मुझे इसी बात से प्रॉब्लम होती है, हाँ मुझे इसी बात का शौक है, हाँ मुझे इसी बात की चाहत है। ये सब चीजें इसके अंदर आपको पता चलेंगी केवल कुंडली देखकर। और उसके क्या रूल हैं देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ लग्न लॉर्ड। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा यहाँ पर एक कुंडली लेकर। आपका कुंडली का लग्न लॉर्ड किस भाव के अंदर चला गया वो बताएगा। इट गिव्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट लाइफ। आपका लग्न लॉर्ड आपकी कुंडली के जिस भी भाव में जाकर बैठा है वो आपका बताएगा कि आपका पूरी जिंदगी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो किस डायरेक्शन में है। जैसे मैं जस्ट फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं कि किसी पर्सन का लग्न लॉर्ड 5th हाउस के अंदर जाकर बैठ गया, तो उस पर्सन का थ्रू आउट लाइफ वो 90 ईयर तक जीता है तो भी उसका लर्निंग में होगा, एंटरटेनमेंट में होगा, इस तरीके के फील्ड में उसका फोकस होगा। क्योंकि 5th हाउस पता होना चाहिए किन किन चीजों का सिग्निफिकेटर है। तो लग्न लॉर्ड जिस भी भाव के अंदर गया, सपोज किसी का लग्न लॉर्ड दूसरे भाव में जाकर बैठ गया 2nd हाउस के अंदर, आप रिलेट करना शुरू करना, इसमें को ध्यान से सुनना पूरी क्लास को। लग्न लॉर्ड 2nd भाव के अंदर गया तो आपका जो इंटरेस्ट एरिया होगा 2nd भाव से रिलेटेड चीजों में होगा। परिवार में आप फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे, खाना पीना आपको बहुत पसंद होगा, स्पीच देना बहुत पसंद होगा, बोलना, लोगों को समझाना बहुत पसंद होगा। इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे। ऐसे ही जैसे लग्न लॉर्ड किसी का 11th हाउस के अंदर चला गया, और ये सभी कुंडलियों पे लगेगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। लग्न लॉर्ड 11वें भाव में चला गया तो 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है, सोशल सर्किल का होता है, आपकी गेन्स का होता है और इच्छाओं को क्रिएट करने का होता है। तो जैसे लग्न लॉर्ड आपका 11वें भाव के अंदर गया तो उस पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट अपने सोशल सर्किल में बहुत होगा, मिलने जुलने वालों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा, बहुत फ्रेंड्स बनाने की वो कोशिश करेगा, उसकी इच्छाएं विश बहुत ज्यादा होंगी। एक चीज वो पूरी करेगा तो दूसरी उसके मन के अंदर आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे कि लग्न लॉर्ड कुंडली के जिन भी 12 भावों के अंदर जाकर बैठा है, आपको सभी 12 हाउसेस के सिग्निफिकेशन सभी को पता होने चाहिए। जिसको जो चीज नहीं पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेगा, वो सॉरी व्हाट्सएप पर ही मैं उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। सब तरीके के वीडियोस मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पर यहां पर मैं उतना ही बताऊंगा, लिमिटेड ये मानकर मैं चल रहा हूं कि आपको ये चीजें पता है। अब ऐसे ही 2nd लॉर्ड आ गया आपका। जैसे लग्न लॉर्ड के बेसिस पर मैंने बताया कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या होगा थ्रू आउट लाइफ, सब आप अपनी कुंडलियों पर लगाना और आप उसे जस्टिफाई करेंगे। आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है ये, जबकि आपको आज तक नहीं पता होगा, मगर कुंडली देखकर आप ध्यान देंगे तब आप सोचेंगे हाँ इस डायरेक्शन में मेरा ज्यादा फोकस रहता है। इसी तरीके से आप 2nd लॉर्ड को देख लीजिए। 2nd लॉर्ड को हम यहां पे मानते हैं आपकी सस्टेनेंस, मतलब एक होता है वेल्थ,
एक होता है वेल्थ का एंजॉयमेंट, आपने इकट्ठा किया हुआ है, मगर एक जो हमारी डे टू डे सस्टेनेंस होती है, हम आप ये डे टू डे जो भी आपकी नीड्स हैं उनको कंप्लीट किस तरीके से करते हैं, उसको हम सस्टेनेंस मानकर चलेंगे। आपके पास क्या प्रॉपर्टी आपने गेन कर रखी है, इकट्ठी कर रखी है? बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इकट्ठी होती है, ज्यादातर लोग सर्वाइव करने के लिए जी रहे होते हैं, केवल मैक्सिमम लोग। तो आप सर्वाइव या सस्टेन कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, वो आपका सेकंड लॉर्ड डिसाइड करके देगा। सेकंड लॉर्ड किस भाव के अंदर चला गया आपका, सेकंड लॉर्ड आपका जिस भी भाव में गया है उससे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ के अंदर सस्टेन करने के लिए किस भाव का रोल होने वाला है। सेकंड लॉर्ड आपका 10th हाउस में चला गया, आप प्रोफेशन के बेस पे सस्टेन करेंगे। सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में चला गया तो आपके फादर का रोल होगा सस्टेनेंस में। सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में चला गया तो फ्रेंड सर्किल का रोल होगा। सेकंड लॉर्ड 6ठे भाव में चला गया तो डिस्प्यूट से रिलेटेड या इस तरीके की डिजीज से रिलेटेड, मतलब आप डॉक्टर हो सकते हो, कंपाउंडर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, या इस तरीके से कोई ब्याज पे पैसे दे सकते हो, इस तरीके से आप सस्टेन करोगे। सेकंड लॉर्ड आपका 4th हाउस में चला गया तो आप सस्टेन करोगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर के किराए से आपका घर का काम चलेगा, कोई व्हीकल वगैरह से रिलेटेड आप काम करोगे। सेकंड लॉर्ड आपका 5th हाउस में चला गया तो आप इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर अर्न करोगे, लर्निंग के बेसिस पर अर्न करोगे, एजुकेशन के बेसिस पर सस्टेन करोगे। इस तरीके से हमको जज करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर आता है, आप थर्ड लॉर्ड को देखेंगे प्लेसमेंट, ये शो करेगा एरिया ऑफ योर एफर्ट्स एंड हॉबीज, कि थर्ड लॉर्ड आपकी कुंडली में किस भाव के अंदर जाकर बैठा है। ये सारी चीजें आपको बताऊंगी, मगर मैं जो आपको आज बता रहा हूं उस पर आप फोकस सब लोग जरूर करें, क्योंकि आपको कुंडली एनालिसिस सीखना है। तो मैं जो बात बता रहा हूं उन्हें आप नोट कर लें। आप जब हमारी क्लास खत्म होंगी तो आप सब लोग बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होंगे, आपको रास्ता पता होगा कि हमें किस तरीके से कुंडली को एनालिसिस करना है, और आपसे आप बेटर समझोगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक जिनको भी पढ़ा है वो सब कह रहे हैं, तो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप सोचो ये तो चीज हमें पता है, पर आप ध्यान दें जिन्हें पता है। थर्ड लॉर्ड का प्लेसमेंट आपको बताएगा योर एरिया ऑफ एफर्ट्स, कि थर्ड लॉर्ड आपके कुंडली के किस भाव के अंदर चला गया। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में या तो आपकी हॉबीज कौन सी हैं, या आपका सारा एफर्ट किस चीज पर रहता है। कि सपोज थर्ड लॉर्ड आपका 5th हाउस में चला गया तो आपका एफर्ट एजुकेशन पे होगा, संतान पे होगा पूरा का पूरा। थर्ड लॉर्ड यदि 10th हाउस में चला गया तो आपका का सारा एफर्ट आप अपने प्रोफेशन पे लगाओगे। थर्ड लॉर्ड आपका सपोज लग्न पर चला गया तो आपका का सारा एफर्ट अपने जो भी फिजिकल बॉडी के ऊपर रहेगा, अपने आप के ऊपर रहेगा। आप अपने आप को स्मार्ट बनाकर रहोगे, हेल्दी बनाकर रहोगे, या जिस तरीके से अपने आपके लुक्स पर काम करोगे, इस तरीके से हम देखेंगे। ऐसे ही 4th लॉर्ड आपका 4th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो ये शो करेगा आपको मेनली जिस भी भाव में गया है कि आपको हैप्पीनेस कहां से मिलने वाली है और आपको प्रॉपर्टी कहां से मिलने वाली है। अब प्रॉपर्टी में व्हीकल भी आ जाता है, जो भी 4th हाउस के सिग्निफिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो 4th लॉर्ड जिस भी भाव के अंदर जाकर बैठ गया, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, मगर मैं बता रहा हूं आपको रिपीट करके कि 4th लॉर्ड सपोज आपका लग्न में जाकर बैठ गया, 4th लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठ गया, 4th लॉर्ड 4th हाउस में ही बैठा है, 4th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है। तो देखिए इंटरप्रिटेशन, 4th लॉर्ड लग्न में चला गया तो आप अपने आप से ही हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करोगे, प्रॉपर्टी भी आपको अपने आप डेवलप करनी है खुद ही। 4th लॉर्ड मगर 2nd हाउस में चला गया तो आपको हैप्पीनेस अपनी फैमिली या परिवार से मिलेगी, आपको प्रॉपर्टी भी परिवार से मिलने की पॉसिबिलिटी है। 4th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया तो भाग्य भरोसे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपके फादर से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। 4th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया तो आपके हो सकता है संतान, बेटे बेटी आपको प्रॉपर्टी लेकर दें, इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, उससे हैप्पीनेस मिलेगी। एंटरटेनमेंट का भी हाउस 5th है, उससे आपको मिलेगी। 4th लॉर्ड 7th हाउस में आकर चला गया तो आपको हैप्पीनेस अपने स्पाउस से मिलेगी, प्रॉपर्टी भी अपने स्पाउस से मिलेगी। इन चीजों पर आप फोकस करेंगे। नेक्स्ट अब आता है यहां पर 5th लॉर्ड प्लेसमेंट शोज, 5th हाउस का प्लेसमेंट क्या शो करेगा, फ्रॉम वेयर यू विल गेट लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट, नॉलेज, वेयर विल यू इन्वेस्ट, ये 5th लॉर्ड बताएगा। क्योंकि 5th लॉर्ड इन सभी चीजों का है कि आप लर्निंग किस तरीके से कहां से करोगे, एंटरटेनमेंट आपको कहां से होने वाला है, और आपको नॉलेज कहां से गेन होने वाली है, और आप किसमें इन्वेस्ट करोगे। रोमांस का भी भाव होता है कि आपको रोमांस के लिए कहां से जो भी आपका काउंटर पार्ट है वो मिलने वाला है। इस तरीके से हम इसको भी एनालाइज करेंगे। 5th हाउस से सपोज आप 5th लॉर्ड आपका 4th में चला गया तो आपको जो लर्निंग है वो आपके घर से ही मिलने वाली है। मैक्सिमम बहुत लोगों को घर से लर्निंग मिलती है, अब वो हमें समझ में नहीं आता कि हमें घर से लर्निंग मिल रही है क्या,
जैसे आप देखते हो फैमिली बिजनेस में बहुत लोग काम करते हैं, तो कहाँ से सीखते हैं वो सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह? शेयर मार्केट में बहुत लोग काम करते हैं, उनके पेरेंट्स भी काम करते हैं, बच्चे भी काम करने लग जाते हैं, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ से सीख रहे हैं? वेयर विल यू इन्वेस्ट, मतलब आप इन्वेस्ट कहां से करोगे ये भी यहां से पता चलेगा, लर्निंग भी पता चलेगी। सपोज फिफ्थ लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में चला गया, तो ऐसे पर्सन का इन्वेस्टमेंट का सारा फोकस होगा कि वो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर दे। फिफ्थ लॉर्ड आपका 11th हाउस के अंदर चला गया, तो वो इस तरीके के अपने सोशल सर्किल पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, या ऐसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा जिसमें उसको गेन हो। फिफ्थ लॉर्ड यदि 7th हाउस में चला गया, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड या किसी रिटेल बिजनेस के अंदर वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। इस तरीके की चीजें हमें ध्यान में रखनी है और इस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। सिक्स्थ लॉर्ड प्लेसमेंट आपके छठे भाव का स्वामी। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं कोई भी चीज लर्न करने वाली नहीं बता रहा हूं यहां पे। आप सोचो लर्न करना है, आपको केवल ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं कि हमें जब भी कुंडली एनालिसिस करनी है, सबसे पहले ये सारी चीजें आपको देखनी है। और ये मैं बताने में मुझे टाइम लग रहा है, देखने में आपको 2 मिनट लगेगी, बस कोई भी देर नहीं लगेगी। आप सरसरी नजर से उसे देखोगे, आपके सामने जो भी पर्सन आया उससे इन चीजों को बोलोगे कि आपका देखिए इंटरेस्ट यहाँ पे, आप इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हो, वो एग्री करता चला जाएगा। मेरा ऐसा खुद का बिलीव है और मैं ये चेक कर चुका हूं, तो इसलिए आपको बता रहा हूं। सिक्स्थ लॉर्ड प्लेसमेंट बताएगा एरियाज ऑफ डिस्प्यूट। आप देखते हो ना कि सिक्स्थ लॉर्ड जहां पर भी जाकर बैठ जाता है तो वो एरियाज ऑफ डिस्प्यूट होगा। डेथ एंड डिजीज एंड डिसिप्लिन। सिक्स्थ हाउस का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन मैं मानकर चलता हूं वो डिसिप्लिन है। सिक्स्थ हाउस डिसिप्लिन और सर्विस का हाउस भी है। नेगेटिव सिग्निफिकेशंस मैं अवॉइड करता हूं, मैं कभी कंसीडर नहीं करता नेगेटिव सिग्निफिकेशंस, देखता ही नहीं हूं मैं, ज्यादातर पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस ही ढूंढने की कोशिश करता हूं सभी भावों के। तो छठा भाव, अब जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था, आज के समय में आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। छठे भाव का सबसे इंपॉर्टेंस है, ये कंपटीशन का भाव है और कंपटीशन हर जगह पर अवेलेबल है। आपको छोटा सा कोई भी काम करोगे उसके अंदर कंपटीशन अवेलेबल है, इसलिए आज के टाइम पर सिक्स्थ हाउस की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सिक्स्थ लॉर्ड का प्लेसमेंट आपको डिस्प्यूट एरिया बताएगा कि आपकी लाइफ के अंदर कौन से भाव से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आएंगे, आपको डेट किसके लिए लेनी है, डिजीज कौन से भाव से रिलेटेड होगी, और डिसिप्लिन आपका किस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन होगा। लेट अस टेक द एग्जांपल कि सिक्स्थ लॉर्ड चौथे भाव में चला गया, तो डबल इंटरप्रिटेशन है इसका। आपको डिस्प्यूट हो जाएगा प्रॉपर्टी का, आप प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट में फंस जाएंगे। ये नहीं नजर आ रहा है आपको, आप देखोगे नहीं नहीं हमारे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, डिस्प्यूट क्या होगा। आप देखिएगा डेट लेनी पड़ सकती है आपको प्रॉपर्टी के लिए, आप मकान के लिए ले सकते हो, या फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपको डिजीज हो जाएगी, या फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। इस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि एक भाव के एक से ज्यादा सिग्निफिकेशंस है। मैं एक दो लेके बैठा हुआ हूं, मगर आपको सबको सभी भावों के पूरे सिग्निफिकेशंस अच्छे से पता होने चाहिए, 10 से 15 जो मैंने प्रीवियस क्लास में बैठा था। अब सेवेंथ लॉर्ड प्लेसमेंट क्या शो करता है? जनरली लोग पूछते हैं कि मेरे पास मैरिज उसकी एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज्यादा वो आती है कंसल्टेंसी, वाइफ कहां से मिलेगी बताओ जी उन्हें। तो वाइफ कहां से मिलेगी, मतलब या हस्बैंड कहां से मिलेगा? तो सेवेंथ लॉर्ड प्लेसमेंट शोज फ्रॉम वेयर यू विल फाइंड योर स्पाउस, कहां से आपको मिलने वाला है। अब ये मत समझना 100% सटीक बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, मगर आपको 60-70% भी सटीक जो भी चीज बैठती है एस्ट्रोलॉजी में उसे आप 100% लेकर बैठे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सटीक एस्ट्रोलॉजी होती ही नहीं है, फिर वो ईश्वर ही कर सकता है। तो सेवेंथ लॉर्ड आपका जिस भी भाव के, जैसे हम आपने देखा होगा लव मैरिज का कॉम्बिनेशन हम 7th और 5th का देखते हैं ज्यादातर लोग। 7th लॉर्ड 5वें भाव में आ गया तो आपका स्पाउस आपको रोमांस के थ्रू मिलेगा। 7th लॉर्ड आपका लग्न में चला गया, आप खुद स्पाउस अपने आप ढूंढोगे। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। 7th लॉर्ड 4th हाउस में चला गया तो आपके नेबरहुड का हो सकता है, आपके आसपास का हो सकता है। 3rd हाउस में चला गया तो आपके रिलेटिव्स में से आप ढूंढ कर लाओगे। इस तरीके से हम उसको करेंगे। मतलब ये, इसको आप ये नहीं माने कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, एक आइडिया हमें होना चाहिए कुंडली के अंदर देखकर, और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इसी तरीके से देना होता है। जैसे मैं बीच बीच में आपको वो कर रहा हूं इसमें बताते टाइम, इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि हमें कर क्या रहे हैं। कि मेरे पास जब जो भी कुंडली आती है आपको मैं बता रहा हूं, मैरिज में वो टाइमिंग और मैरिज के साथ साथ ये भी पूछते हैं कि उसका स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा, वो फैमिली अच्छी होगी या नहीं होगी, किस डायरेक्शन से होगा, कैसे मिलेगा। अब कैसे मिलेगा का क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, तो अब हम देखेंगे कि उसका 7th लॉर्ड का प्लेसमेंट किस भाव के अंदर हुआ है।
अब 7th लॉर्ड के प्लेसमेंट से उसको हमें इंटरप्रेट करना है, मीनिंग बनाना है धीरे धीरे कि 7th लॉर्ड यदि उसके 5th हाउस में चला गया तो क्या होगा, 7th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया तो हम कहेंगे कि आपके प्रोफेशनल एरिया जहां आप काम करते हो वहां से मिलेगा। 5th हाउस में या 4th हाउस में चला गया तो आप कहोगे कि आपके या तो आस पड़ोस से होगा या स्कूल कॉलेज का कोई भी फ्रेंड होगा, या 3rd हाउस में चला गया तो 3rd हाउस आपके रिलेटिव्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप कह सकते हो कि रिलेशन से आपको स्पाउस मिलेगा। इस तरीके से हम उन चीजों को मिलते हैं। 2nd हाउस में चला गया तो आप कहोगे कि आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली में से ही मिल जाएगा आपको, क्योंकि 2nd हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है पूरी को। 2nd हाउस कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिली को नहीं करता। मामा मामी मौसा मौसी एवरीवन जो भी रिलेटिव आपका होता है। अब आता है 8th लॉर्ड। 8th लॉर्ड आपकी कुंडली के जिस भी भाव में चला गया वो आपको शो करेगा एरियाज ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ, कि आपको किन एरिया से ट्रबल मिलने वाली है थ्रू आउट लाइफ। और ये थ्रू आउट लाइफ है चीजें, क्योंकि ट्रबल कोई टेम्परेरी चीज तो है नहीं, ट्रबल हमें मिलती रहती है। कोई भी आदमी ट्रबल लेस कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन, छोटी मोटी बड़ी सभी तरह की ट्रबल्स आती हैं। तो 8th लॉर्ड का जो प्लेसमेंट है वो आपको ट्रबल्स भी बताएगा, और इसे ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं कि आप किन ट्रबल्स की वजह से ट्रांसफॉर्म होंगे। तो 8th लॉर्ड का आपकी कुंडली के अंदर सपोज 8th लॉर्ड का प्लेसमेंट हो गया 7th हाउस में, तो आपका ट्रबल का रीजन आपका स्पाउस हो जाएगा। 8th लॉर्ड का प्लेसमेंट हो गया 6th हाउस में तो डिस्प्यूट हो जाएगा। 8th लॉर्ड का प्लेसमेंट हो गया 5th हाउस में तो आपको संतान की वजह से, बच्चों की वजह से ट्रबल हो सकती है। अब बच्चों की वजह से ट्रबल में कई तरह की ट्रबल हो जाएंगी कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये भी एक ट्रबल है, बच्चे हेल्दी नहीं है, ये भी एक ट्रबल है, और बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ कर लिया मगर वो आपको ठीक से नहीं रखते, ये भी एक ट्रबल है। सारे कॉम्बिनेशन आपको समझने होंगे कि 8th लॉर्ड 5th में आ गया तो 5th हाउस से रिलेटेड जरूर ट्रबल होगी। आप ये पक्का मान लीजिए कि होगी जरूर, चाहे वो 5th हाउस के सिग्निफिकेशंस को पूरे को आप खोल के देखिए, आपको अपना आप समझ में आ जाएगा यार ये बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। 9th लॉर्ड आपको रिप्रेजेंट करता है, इसका प्लेसमेंट योर लक, कि किस एरिया में आपका लक काम करेगा। ये मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं, 9th के सिग्निफिकेशंस बहुत ज्यादा है आपके। वो स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है, गुरु कहां से मिलेगा ऐसा भी समझ सकते हो। तो 9th हाउस के जितने भी आपके सिग्निफिकेशंस हैं उन सबको आपने माइंड के अंदर रखना है। मैं तो एक एक दो दो बातें बता रहा हूं यहाँ पर। तो 9th लॉर्ड का जो प्लेसमेंट होगा वो आपका एरिया ऑफ लक बताएगा कि आपका लाइफ के अंदर किस भाव से रिलेटेड फील्ड में लक काम करेगा। तो जैसे 9th लॉर्ड आपका चला गया सपोज 10th हाउस में, तो हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा 9th लॉर्ड इन 10th हाउस इज ए गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि रीजन क्या है, आपका लक एक्चुअली प्रोफेशन में काम करने वाला है। 9th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया तो आपका लक होगा, हम उसको एक लव मैरिज का भी कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एजुकेशन भी बेटर रहेगी, आपका एजुकेशन में लक काम करेगा। अब एजुकेशन में कैसे लक काम करेगा, ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, आप उनको जरा ध्यान से दिखवाइए, उनकी लाइफ की पिछली पूरी हिस्ट्री दिखाइए। तो ऐसा उनके साथ कई बार हुआ होगा कि होते होते कि सिलेक्शन नहीं होना था मगर फिर हो गया, टॉप आते आते कोई और टॉप आ रहा था, आपका 1 नंबर से अब टॉप आ गए। इस तरीके से आपका लक काम करेगा। आपको जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट नहीं मिल रही थी मगर फाइनली किसी वजह से कोई छोड़ के चला गया और आपको वो सब्जेक्ट मिल गई, तो इस तरीके से हमें उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, मगर ये सूत्र जरूर लगेंगे। इसी तरीके से 10th लॉर्ड प्लेसमेंट जो बताएगा वो आपका वर्क एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब वर्क एरिया को एग्जैक्टली ये मत ले लेना, उस भाव से रिलेटेड जरूर उस वर्क में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे 10th लॉर्ड आपका 4th हाउस में चला जाता है तो 4th हाउस के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। 4th हाउस के क्या इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि आपका प्रोफेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। 4th हाउस के इंटरप्रिटेशन होते हैं आपके प्रोफेशन आपका व्हीकल से रिलेटेड हो सकता है, लैंड से रिलेटेड हो सकता है, आप उसका रेंटल प्रॉपर्टी दे सकते हो। इसी तरीके से आप हो सकता है घर से कुछ काम कर रहे हो या घर से कुछ प्रोफेशन कर रहे हो, क्योंकि 4th हाउस आपके होम को रिप्रेजेंट करता है। या इसका देखिए और एक्सटेंडेड में प्रोफेशन बताता हूं कि आप प्रोफेशन से बहुत हैप्पी होंगे। 10th लॉर्ड का प्लेसमेंट यदि 4th हाउस में आ गया तो और कुछ नहीं तो ये तो बनना ही वाला है कि आप प्रोफेशन से बहुत हैप्पी होंगे, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा और कुछ नहीं बनेगा, मगर बनेगा जरूर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 11th लॉर्ड प्लेसमेंट बताता है अबाउट योर विशेज एंड गेन्स, आपकी इच्छाएं क्या है और आप कहां से गेन करेंगे। तो 11th लॉर्ड का जिस भी भाव में प्लेसमेंट होता है
पर्सन की उस भाव से रिलेटेड इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, पूरी होती रहती हैं, फिर नई इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। क्योंकि 11th हाउस को मैलिफिक इसीलिए बोलते हैं, 11th हाउस में कुछ भी मैलिफिक नहीं होता। 11th हाउस में एक भी चीज मैलिफिक नहीं है। 11th हाउस में केवल मैलिफिक क्या है, 11th हाउस में मैलिफिक यह है कि जो मुकेश अंबानी है उसके पास लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है, मगर वो अभी भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। वो सोच रहा है कि मेरे पास और हो, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा, तो उसके पीछे लगा हुआ है वो। तो हमारी जब भी विश एक पूरी होती है तो 11th हाउस एक दूसरी विश क्रिएट कर देता है। पहले हमारी छोटी विश होती है, फिर हम उसको पूरा करते हैं, फिर वो हमें लगने लग जाती है तो कुछ भी नहीं है, दूसरे के पास तो इससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए हम 11th हाउस को मैलिफिक बोलते हैं। क्योंकि जो आपके शास्त्रों के अंदर जिन भी हाउसेस को मैलिफिक और बेनिफिक बनाया हुआ है देश काल पात्र के हिसाब से, वो सारी थ्योरी बदल चुकी है। उस समय पर जो भी आपके सांसारिक मैटर से, जो भी आपके इस तरीके की चीजों से जो भी हाउसेस लिंक होते थे उन्हें मैलिफिक बताया जाता था, और जो हाउस स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड होते थे उन्हें बेनिफिक माना जाता था। मगर आज के टाइम पर यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है, उसमें एक्चुअली शो ऑफ ज्यादा है, दिखावा ज्यादा करते हैं लोग, और ज्यादा फोकस सभी लोगों का तीसरे, छठे, 11वें, 8वें, 12वें भावों पर आकर रह गया है। तो आज के समय पर जो मैलिफिक थे, ये मैं चीज आपको अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, आप लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं और आपको फुल हुआ है, मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं कि अभी उसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे तो आप उसको जैसे लिखा हुआ है वैसे मैलिफिक यदि लेकर चलेंगे तो फिर आपका जो एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है देश काल पात्र, और देश काल पात्र के हिसाब से मैलिफिक और बेनिफिक का मतलब आज की डेट में पूरी तरीके से बदल चुका है। जब ये उन ऋषियों ने लिखा था, पाराशर जी ने, तब धन धान ऐसी चीजों पर ध्यान देने को हम बुरा मानते थे और हम अच्छा मानते थे, मंदिर में बैठकर पूजा करते रहे या भगवान की शरण में हम बैठे रहे। अब आज के समय पर यदि आप शरण में बैठे रहोगे तो फिर आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको सोसाइटी के अंदर या अपनी जो भी डे टू डे नीड्स पूरी करने के लिए मैलिफिक हाउसेस का ही सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट है। वो आपकी आज की A to Z पूर्ति वही करते हैं। ये मैं बीच में एक चीज बता दी है क्योंकि मेरे दिमाग में जो भी आती जाएगी वो मैं बताता रहूंगा, कि जैसे छठे भाव को आप मैलिफिक बता देते 1 सेकंड में सब लोग, आज की डेट में उतना मैलिफिक है ही नहीं। एक डिजीज ही तो उसकी खराब चीज है, और डिस्प्यूट और डिजीज, तो डिजीज का आजकल इलाज हो जाता है ज्यादातर का। पुराने जमाने में इलाज नहीं होता था, इसलिए डिजीज होगी तो वो उसका पीछा मर के ही छूटेगा, पर आज की डेट में कुछ भी नहीं है, बड़ी से बड़ी डिजीज का इलाज हो जाता है। अब डेट को कैसे बुरा मान लोगे आप? डेट के बगैर कुछ होता ही नहीं है। जो मिडिल क्लास है, बहुत रिच लोग हैं, वो भी अपनी गवर्नमेंट से डेट लेते हैं, ले लेके भाग जाते हैं, आपने सुना होगा। तो उनकी कंपनियां भी डेट पे ही चलती हैं। हम एक फ्लैट लेते हैं, एक नॉर्मल आदमी या कोई भी काम करता है, तो बगैर डेट के कैसे हो सकता है? तो 6th हाउस मैलिफिक कहां से हो गया? आप एग्जाम देने जाएंगे, आपके बच्चे, आपकी विषय वो IIT में हो या कैट में हो या किसी और अच्छी उसमें एग्जाम क्वालिफाई करे, तो बगैर 6th हाउस के वैसे कैसे क्वालिफाई कर जाएगा? उस जमाने में होता ही नहीं था कुछ कंपटीशन। माँ बाप जो काम कर रहे हैं वो बच्चे कर लेते थे, और इतनी नीड होती थी तो कोई रिक्वायरमेंट थी। तो 6th हाउस आपका खराब नहीं है। तो इस चीज को आपके माइंड के अंदर लेकर चलेंगे तो 11th लॉर्ड प्लेसमेंट बताता है अबाउट योर विशेस एंड गेन्स। अब आता है लास्ट में 12th लॉर्ड प्लेसमेंट अबाउट योर। अब 12th लॉर्ड देखिए, हम ज्यादातर लोग मानते हैं एक्सपेंस भाव है। अब मैं उसको एक्सपेंस नहीं मानता। आप थ्रू आउट ये सुनोगे, मैं बोलता जा रहा हूं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट मानता हूं। एक्सपेंस कुछ नहीं है। आप कहोगे नहीं ये तो एक्सपेंस भाव है, एक्सपेंस है ही नहीं, आप खर्च क्यों करते हो? खर्च कोई ऐसा तो है नहीं कि रोड पे फेंक देता है। खर्च हम कोई भी चीज करते हैं तो हमारा हर एक खर्चा एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होता है। अब वो उसको अंडरस्टैंड करने की वो है जरूरत कि 12th हाउस में आपका एक्सपेंस क्या है। आपके अंदर, आपके पास एक घर है, चाहे वो 1 कमरे का ही घर है। अब हमारी ये विश होती है कि हम उसको सजा लें, सुंदर बना लें, या उसके आसपास कोई चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें, कुछ फैसिलिटी क्रिएट कर दें। तो अब आपको एक डायरेक्शन से देखोगे तो ये एक्सपेंस है, और दूसरी डायरेक्शन से देखोगे तो ये इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस से ज्यादा बड़ा है। मैं आपको समझा देता हूं। आपका एक रॉ हाउस पड़ा हुआ है, और रॉ हाउस की कीमत मार्केट के अंदर सपोज 100 रुपीज है। हाउस 100 रुपीज में नहीं होता, करोड़ में बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं एग्जाम्पल के लिए 100 मान रहा हूं। अब आपका वो, उसको आपने 20 रुपए लगा के सजा दिया, 120 हो गई, मगर अब बिकेगा 200 में, आप बेचना चाहोगे तो
तो आपने एक्सपेंस किया या इन्वेस्टमेंट किया? सो हर एक एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए 12th हाउस में हम बच्चों को बाहर भेजते हैं अब्रॉड, तो 25-50 लाख जो भी 1 करोड़ रुपए लोगों के खर्च होते हैं, तभी भी भेजते हैं। अब बेच के हमें क्या मिलता है एट लास्ट, कि हम वहां बेचते हैं, तो इसके बाद आपको लग रहा है कि आप एक्सपेंस कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो वहां से उससे कई गुना कमाएगा। वो जितना आप इन्वेस्ट करोगे तो वो हो सकता है 1 साल या 2 साल के अंदर ही कमा ले। तो आपके 12th हाउस को सपोज हम घर के अंदर ही एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई पर्सन अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट देता है अच्छा सा, तो आपको लग रहा है कि वो एक्सपेंस कर रहा है। सपोज ने कोई गोल्डन ज्वेलरी दिला दी, बैंगल्स दिला दिया हाथ के, तो आज तो वो लग रहा है कि वो उसको एक्सपेंस किया है, मगर वो बैंगल्स आप देखोगे 5 साल बाद उसकी कीमत डबल हो जाती है। तो आप एक्सपेंस आपको नजर आ रहा है, मगर वो आपका इन्वेस्टमेंट है। या आप उनकी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, किसी भी तरीके की कोई भी एक साड़ी भी लेके दे रहे हो तो वो देखने में सुंदर लगेंगी, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी, तो आपकी पर्सनैलिटी भी सोसाइटी में बढ़ेगी। आपका सोसाइटी में एक स्टेटस बढ़ेगा जब आप अच्छे लुक के साथ जाएंगे, और स्टेटस के साथ साथ आपका हर तरीके से सब चीजें बढ़ती हैं। तो हर एक एक्सपेंस के पीछे एक इन्वेस्टमेंट छुपा होता है। तो 12th हाउस से हमें पता चलेगा कि हम किस पर्टिकुलर भाव में एक्सपेंस करेंगे। सपोज 12th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, तो आपके एक्सपेंसेस एजुकेशन पे होंगे, आपके एक्सपेंसेस लर्निंग पे होंगे, आपके एक्सपेंसेस अपनी संतान पर होंगे। 12th लॉर्ड 7th हाउस के अंदर चला गया तो यू विल एक्सपेंड ऑन द पार्टनरशिप, यू विल एक्सपेंड ऑन योर स्पाउस पर आप खर्च करोगे। इस तरीके से हम ये सभी 12 भावों के इंटरप्रेट हम करेंगे। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करूंगा, इसके बाद आप लोग यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो तब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक कुंडली यहां पर ली हुई है एक्चुअली ऐसे ही समझाने के लिए, एट रैंडम कोई भी रफ आइडिया लगाने के लिए, जनरल एनालिसिस है। ये मेरे पास कोई भी पर्सन आया और अब मैं इसकी कुंडली मैंने बना ली अपने लैपटॉप के अंदर, वो मेरी टेबल के सामने बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक कंसल्टेंट हूं और वो मेरे सामने आ गया, मैंने उसकी कुंडली बनाई, मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा, और मैं उससे ये चीजें ऐसे ही जस्ट एज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर देख रहा हूं। देखिए इसका जो लग्न लॉर्ड है, लग्न में 4 साइन है, और लग्न लॉर्ड इसका मून हो गया और वो आपका 6ठे भाव में चला गया। मैं ना कोई कंजंक्शन देख रहा हूं, ना कोई एस्पेक्ट देख रहा हूं, ना कोई राशि देख रहा हूं, कुछ ही नहीं देख रहा, मैं केवल प्लेसमेंट देख रहा हूं बस। लग्न लॉर्ड इसका 6th हाउस के अंदर चला गया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन का थ्रू आउट लाइफ जो फोकस होगा वो 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स में होगा। अब 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक कंपटीशन में उसका फोकस हो सकता है। ये पर्सन बहुत डिसिप्लिन्ड हो सकता है, मतलब हर चीज में नियम कायदे कानूनों को फॉलो करने वाला हो सकता है। इतने बजे जगना है, इसके बाद योगा करना है, इसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, इसके बाद बाहर निकलना है, इसके बाद 5 बजे घर आ जाना है, घर आके धूप बत्ती करनी है, इसके बाद ये करना है। खुद भी आपका वो उस चीज पर रहेगा और घर वालों को भी उसी में रखने की कोशिश करेगा। इसका सारी लाइफ डेट से और सर्विस से रिलेटेड होगा ये पर्सन। इसी तरीके से डिजीज और डिस्प्यूट, इन सभी चीजों पर इसका कुछ ना कुछ वो होगा। यदि आप उसे बोलेंगे कि भाई आपका ऐसा कुछ है, तो वो अधिकतर चीजों पर एग्री करेगा। इस तरीके से हमें देखना है। अब मैंने देखा, इसको मैंने बताया भाई आप डिसिप्लिन्ड हो, वो एग्री किया, हाँ मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, काफी ज्यादा सारी चीजों पे ध्यान रखता हूँ, तो आपका काम बन गया। देखिए एक ही चीज के अंदर आपने बताया कि यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड। हर कोई आदमी को पता होता है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ या नहीं, वो कह देगा तो वो आपका एक फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन है एज ए एस्ट्रोलॉजर, वो बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है। दूसरे बंदे को हमें अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, तभी वो आपकी बातों पर बिलीव करेगा और तभी हम एस्ट्रोलॉजर्स की जो भी इमेज है वो उसके सामने बेटर होगी। अब देखता हूं मैं इसका 2nd लॉर्ड, तो मैं बता रहा हूं देखने में 5 ही मिनट लगेगी। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 2 मिनट में ही जब आप प्रैक्टिस करोगे। 2nd लॉर्ड यहाँ पर सूर्य है और वो 4थे भाव के अंदर चला गया। तो 2nd लॉर्ड मैंने बताया सस्टेनेंस बताएगा, तो सस्टेनेंस इसका प्रॉपर्टी से होगा या होम से होगा, व्हीकल से होगा, मदर से होगा, इन सभी का रोल होगा इसकी लाइफ में सस्टेनेंस में। तो हम बताएंगे कि भाई आपका कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम रेंटल भी हो सकता है, या वो कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज भी कर सकता है, कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है। व्हीकल से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है उसका, क्योंकि व्हीकल से रिलेटेड भी बहुत सारे काम होते हैं कि वो आपका ट्रांसपोर्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई छोटा ही व्हीकल उसने ले रखा हो, या वो जो बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, उसमें व्हीकल का रोल हो सकता है कि वो कहीं आना जाना है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे आज की डेट में आप देखते हो कि जो होम डिलीवरी करते हैं, अब कुंडली तो उसकी भी आएगी,
होम डिलीवरी करते हैं तो देखिए उसका व्हीकल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बगैर व्हीकल के उसका काम नहीं चलेगा, तो ये उसके सस्टेनेंस में उसका रोल हो गया। मदर का रोल हो सकता है, मदर डे टू डे उसकी हेल्प कर सकती है, या मदर उसको कुछ असेट दे सकती है, इस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे तो वो एग्री करेगा आपका। थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस है, देखिए थर्ड लॉर्ड ये रहा इसका 6 साइन है, और मरकरी 5वें भाव के अंदर चला गया। तो थर्ड लॉर्ड मैंने बताया था एफर्ट, तो इस पर्सन का जो एफर्ट होगा वो लर्निंग में होना चाहिए, अपनी संतानों पर एफर्ट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए, रोमांस पे भी एफर्ट करेगा। रोमांस पे एफर्ट कैसे करेगा कि एफर्ट ये होता है कि अब यंगर एज में कोई पसंद आ गया, अब उसको ही पाने के लिए एफर्ट करने लग जाएगा, तो वो भी एक तरीके का एफर्ट है, तो वो भी हम देखकर उसको बता सकते हैं। इसी तरीके से देखिए फोर्थ कॉम्बिनेशन है इसका, हमने फोर्थ लॉर्ड देखा, फोर्थ लॉर्ड वीनस है, वो थर्ड हाउस के अंदर चला गया। फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस से फोर्थ हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्थ इसको हैप्पीनेस जो मिलेगी वो प्रॉपर्टी भी थर्ड हाउस से मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? यस, दिख रहा है। ठीक है, तो फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया तो हैप्पीनेस इन रिलेटिव्स, हैप्पीनेस मिल सकती है इसको अपने रिश्तेदारों में, यंगर सिबलिंग से मिल सकती है, प्रॉपर्टी विद यंगर सिबलिंग्स हो सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह की चीजों को हम यहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे। आप सब लोग ये कुंडली पर लगाइएगा जरूर, कम से कम 4-5 कुंडली करके आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ये मैंने जो कॉम्बिनेशंस बनाए उससे आपको कुछ गेन हुआ या नहीं हुआ। अब आ जाते हैं फिफ्थ लॉर्ड इस नेटिव का, देखते हैं। फिफ्थ लॉर्ड मार्स है, और मार्स को मैं और यहां पर देखता हूं तो मार्स इस नेटिव का फोर्थ हाउस के अंदर चला गया। तो फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, तो लर्निंग इसको होम से मिलेगी, घर से सीखेगा ये, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कर सकता है, व्हीकल पे कर सकता है, हैप्पीनेस पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, खर्च कर सकता है, हैप्पीनेस पे भी खर्च कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस पे खर्च कैसे करते हैं? हम घूमने फिरने जा रहे हैं या इस तरीके से इन्वेस्ट किया हैप्पीनेस पे, या घर के अंदर ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट कर ली हमने जो हमें अच्छी लगती हैं और उस पर हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो इस तरीके से हम देखेंगे। लाइक सिक्स्थ लॉर्ड है इसका जुपिटर, और वो सेकंड हाउस के अंदर चला गया, तो यहां पर सारा का सारा डिस्प्यूट इसको कहां से मिलने वाला है? फैमिली से मिलने वाला है। डेट भी फैमिली से मिलेगी इसको, या फैमिली के लिए डेट लेना पड़ सकता है, ये भी इंटरप्रेट करोगे आप। डिसिप्लिन भी फैमिली से ही इसको मिलेगा, और ये सर्विस भी फैमिली की ही करेगा। इस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। आपके इंटरप्रिटेशन में वेरिएशन हो सकता है, मैं केवल आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि हमें किस तरीके से इस चीज को करना है। आपको सबको सारी चीजें पता है ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, मैं केवल आइडिया दे रहा हूं कि सिक्स लॉर्ड सेकंड हाउस में गया तो हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। किसको फैमिली के लिए डेट लेनी पड़ सकती है, फैमिली की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है, फैमिली की वजह से इसको कोई भी अच्छा डिजीज है, जैसे क्योंकि सिक्स लॉर्ड जहाँ जाएगा वहां डिजीज भी देता है, तो इसको डिजीज हो सकती है सेकंड हाउस से रिलेटेड। तो सेकंड हाउस से रिलेटेड आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है, टंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसको बोलने की वजह से डिस्प्यूट में फंस सकता है। सेकंड हाउस एक्चुअली स्पीच का भी है, तो इसका बोलने का वो तरीका ठीक नहीं होगा, मतलब कंट्रोल नहीं होगा। इस तरीके से हम देखेंगे। अब इसका सेकंड लॉर्ड देखते हैं, वो सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में ही बैठा हुआ है सैटर्न। तो सेवंथ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, तो पार्टनरशिप एंड स्पाउस विल फाउंड हिम। तो जो भी इसका स्पाउस है वो खुद चल के आएगा इसके पास, स्पाउस ही इसे खुद ढूंढेगा। इसको जो स्पाउस है वो सेवंथ हाउस से ही मिलेगा। सेवंथ हाउस का मतलब जो, या तो वो इसके पास रिश्ता खुद चल के आएगा, या वो इसको कहीं पे भी एक तरीके से वो खुद ऑफर करेगा। हम इस तरीके से इंटरप्रेट इसको कर सकते हैं। अब एट्थ लॉर्ड आ गया सेवंथ हाउस में, तो मैंने बताया था एट्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, तो ट्रबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेवंथ हाउस। तो इस पर्सन को जो ट्रबल और ट्रांसफॉर्मेशन सेवंथ हाउस से होंगी, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं, और आपने देखा होगा कि मैरिज एस्ट्रोलॉजी में ये चीज को, आप मेरे जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। तो जब भी मैं बात करता हूं, कई बार क्या होता है कंसल्टेंसी आती है, और मेरे पास ज्यादातर उनकी आती है जो लोग खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से पढ़ी हुई है या वहां सब कुछ कर रखा है, फिर वो पूछते हैं, इसके बाद वो फिर आर्ग्यू करते हैं कि ये इसका एट्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में गया है इसलिए। अरे भाई एट्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस के मैरिज का तो हाउस होता ही नहीं है, तो जो भी डिस्प्यूट होगा एट्थ लॉर्ड के सेवंथ हाउस में आने से वो मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट होगा, ये किसने बता दिया? आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट आप तभी तो देखोगे जब नवांस में भी ऐसा कुछ हो रहा है। केवल D1 चार्ट से आप केवल इतना कंक्लूड करोगे जितना मैं बता रहा हूं अभी, उसके बियॉन्ड आपको कंक्लूड करना है तो कंसेंट डिविजनल चार्ट में जाना पड़ेगा।
ये मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं। जनरली लोग क्या करते हैं, 7th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया जी, अब तो इसका तो डिवोर्स का हो गया, सब जगह कॉम्बिनेशन से लिखे होते हैं। 7th लॉर्ड 6th हाउस में जाकर और भी बहुत सारी चीजें करवा सकता है, आपको किसी कंपटीशन में हेल्प कर सकता है, आपको वो डेट दिलवा भी तो सकता है, उधार दिलाने के लिए भी तो गया है, क्योंकि 6th हाउस इज ऑफ द डेट। आपको डिसिप्लिन भी तो कर सकता है 7th लॉर्ड। वाइफ के कहने पे, हस्बैंड के कहने पे, हस्बैंड वाइफ चलती है, वो कोई तलाक दिलाएगा या वो डिस्प्यूट क्रिएट करेगा, ऐसे जरूरी है। जब हम देखते हैं, देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि आप पॉजिटिव सिग्निफिकेशन पे ध्यान दें, नेगेटिव पर ध्यान ना दें, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास नेगेटिव केस आते हैं तो हम सारे कॉम्बिनेशन नेगेटिव बना के चलते हैं, पॉजिटिव कोई देखता नहीं है। मैं यदि एक कुंडली डाल दूंगा कि इसमें आप देख के बताओ तो सब नेगेटिव 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 बताएंगे, पॉजिटिव कोई बताएगा नहीं, जबकि उसकी 50 चीजें पॉजिटिव होती हैं हर एक चीज में। तो इसलिए जैसे 8th लॉर्ड 7th में गया तो उसकी ट्रबल्स की वजह आप ध्यान रखोगे कि उसकी ट्रबल्स का जो रीजन है वो वाइफ नहीं है, कहीं की स्पाउस है, शी कैन बी द रीजन, वो वाइफ भी रीजन हो सकती है, मगर और भी रीजन होते हैं। 7th हाउस एक्चुअली पद प्राप्ति का भी होता है, पब्लिक प्रेजेंटेशन, आपको पब्लिक में आपकी कैसी इमेज है उसका भी होता है। और 8th लॉर्ड यदि 7th हाउस में चला गया तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस वजह से भी ट्रबल्ड होते हैं कि उसकी इमेज, पब्लिक इमेज खराब हो चुकी होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कभी भी नेगेटिव सिग्निफिकेशन पे ही फोकस नहीं करना है हमें, और भी चीजें देख के चलनी है। इसी तरीके से देखिए इस नेटिव का 9th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया तो 9th लॉर्ड एक्चुअली लक को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको लक थ्रू फैमिली मिलेगा, डिस्प्यूट भी फैमिली के थ्रू मिलेगा और लक भी फैमिली के थ्रू मिलेगा। इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे। फिर देखते हैं 10th लॉर्ड इसका 4th हाउस में चला गया, 10th लॉर्ड मार्स है और वो चला गया इसके 4th हाउस में। तो 10th लॉर्ड इन 4th हाउस का मतलब है प्रोफेशन फ्रॉम होम, प्रॉपर्टी, व्हीकल, होटल एटसेट्रा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वो का वही कॉम्बिनेशन इस कुंडली के अंदर बनता आ रहा है कि वो घर से कोई काम करेगा या उसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो सकता है, व्हीकल से रिलेटेड हो सकता है, और वो उसको हैप्पीनेस भी मिल सकती है थ्रू प्रोफेशन, हम इस तरीके से देखेंगे, या प्रोफेशन से वो हैप्पी भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका 11th लॉर्ड वीनस है, 2 साइन है और वो 3rd हाउस के अंदर चला गया है। तो 11th लॉर्ड इन 3rd हाउस का मतलब गेन थ्रू यंगर सिबलिंग, छोटे बहन भाई से गेन हो सकती है। 3rd हाउस एक्चुअली कमीशन का भी होता है, फ्रेंचाइजी का भी होता है, ऑनलाइन का भी होता है, सोशल सर्कल भी इसका, और 11th हाउस सोशल सर्कल होता है। तो देखिए क्या होगा आपका, यहां पर ये आपका 11th लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर है, तो ये सारी चीजें हैं, इसमें ऑनलाइन भी हो रखा है। अब हम और आप साथ में बैठे हुए हैं, देखिए ये हमारा एक सर्कल क्रिएट हुआ है, ये सारा ऑनलाइन है, जो भी हम आपस में जो भी पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हम में से बहुत कम, शायद ऐसा लगता है मुझे कि 4-5 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, बाकी सारा हमारा ऑनलाइन है, जो भी इसके थ्रू है, यूट्यूब के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू है, उसी तरीके से कनेक्शन है। 4-5 या इतने ही लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, बाकी से सब है। तो देखिए ऑनलाइन हो गया। 11th लॉर्ड जब 3rd हाउस के अंदर चला जाता है तो आपका गेन थ्रू यंगर सिबलिंग तो हो ही गया, कमीशन को भी रिप्रेजेंट करता है 3rd हाउस, फ्रेंचाइजी जो हम किसी भी चीज की लेकर रखते हैं, ऑनलाइन आज के टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑनलाइन को रिप्रेजेंट करता है। और सोशल सर्कल 11th हाउस है तो वो 3rd हाउस में चला गया, तो इसका सोशल सर्कल थ्रू ऑनलाइन होगा। लास्ट कॉम्बिनेशन है इसका 12th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, 12th इन 5th, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन होगा, क्योंकि 5th हाउस आपका एजुकेशन का हाउस है, चिल्ड्रन पे वो करेगा, रोमांस एंड एंटरटेनमेंट पे वो इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस करेगा। तो अभी तक मैंने आपको आज की क्लास के अंदर ये मैंने आपको जो चीज बताई है वो कुंडली एनालिसिस का, आपको यदि किसी को बहुत सिंपल लग रहा है, मगर ये सिंपल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर आपको केवल भावों की नॉलेज के अलावा किसी चीज की नॉलेज की जरूरत नहीं है, मगर आप किसी भी नेटिव की कुंडली का मोटा मोटा एक रूपरेखा बना सकते हो, उसके बारे में आप पूरी जानकारी रख सकते हो कि इस पर्सन के कौन कौन से इंटरेस्ट एरिया हैं, इसको कहां कहां से ट्रबल मिल सकती है, और ये जब भी हम कुंडली को एनालाइज करेंगे तो ये सबसे पहला हमारा स्टेप होगा। आपको मुझे समझाने में जरूर 1 आवर लगा है, मगर जब आप इसे करने लगेंगे तो आपको 2, 3, 4, 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको सभी 12 हाउसेस के सिग्निफिकेशंस मेन पता होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जिस भाव का लॉर्ड जिस भाव में जाकर बैठा, उन दोनों भावों को लिंक करना है आपको, कि लग्न लॉर्ड मीन्स आप खुद, और जिस भाव में गए तो आपका जो इंटरेस्ट एरिया है थ्रू आउट लाइफ किस पर्टिकुलर फील्ड में रहेगा, इस चीज को हम यहां पर
देखते रहेंगे। आपके किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं क्वेश्चंस लूंगा पहले। तो हैंड रेज आप कर लें तो वन बाई वन हम बात करेंगे, और एक जना जब पूछ रहा है तो बाकी लोग बीच में ना पूछें, जब तक पूरे हम डिस्कस करेंगे तो एक जने की पूरी बातें हो जाएंगी, तब हम नेक्स्ट से करेंगे। तो आराम आराम से हम करेंगे, जल्दबाजी में हम बिल्कुल नहीं रहना है किसी को भी, क्योंकि आप यदि हम एसोसिएट हुए हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं जो भी चीज़ें हैं कुछ ना कुछ सिखा के जरूर भेजूंगा। एंड में आप लोग सेटिस्फाइड होंगे कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला। तो सबसे आराम से हम सीखते रहें। तो बताएं सर, मोहन जी आप पूछिए सबसे पहले। मोहन जी। कोई क्वेश्चन नहीं है जी, नो कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है, चलो। कविता चावला मैम। नमस्ते सर जी। जी सर जी आपने बहुत बहुत अच्छे से सही तरीके से बताया, जैसा कि आपकी वीडियो में इतने टाइम से देखते आ रहे हो, मतलब उससे ज्यादा ही लग रहा है। देखो आप ये बता रहे कि भाव देखने और भावने से दो पॉइंट बताया आपने बिल्कुल, कि इतना कोई सही बताया आज की क्लास में। वो जब वो मतलब उसको हम नहीं लेना कि वो जो भावेश है वो किस राशि, वहां कौन सी राशि है जिस भाव में अभी देखो, इसमें मैं एक चीज आपको सबको क्लैरिफाई कर देता हूँ। अभी आप जब अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो आप 5-6 क्लास तक ये मान के चलो आपको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती। जैसे ही आप अपने आप की एस्ट्रोलॉजी मिक्स करोगे ना, तो आप फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू होगे। आप ये मान के चलिए कि आपको जो मैं बता रहा हूं केवल उस पर आप फोकस करें, और इसके बियॉन्ड आप बिल्कुल मत सोचें, क्योंकि आप जब आगे की चीजों को यहाँ पर लेके आएंगे ना, तो मैं ना ही तो बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी। हम एक एक स्टेप वाइज मैं हर चीज पे बात करूंगा। आज मैंने देखिए क्या बात की है, मैंने एक कुंडली का ढांचा बना हुआ है, और कुंडली के ढांचे से मैं शुरू हुआ हूं। अब मैं धीरे धीरे एक एक चीज को इसको खोलता जाऊंगा। जो भी सालों को आपको प्लीज अपनी आवाज थोड़ा कम वो करें, म्यूट करें। तो आप अभी आज की क्लास से रिलेटेड आप पूछो, मैंने आपको क्लियर बताया है कि कौन सा लॉर्ड किस भाव में गया है। इसके अलावा हम कुछ नहीं देख रहे, ना हम राशि जैसे सर जी समझ गए सर जी। नोट सर जी, जैसे लगन लोअर 10th में गया है तो व्यक्ति का ये मानना कि प्रोफेशन में अपने मतलब उसका इंटरेस्ट ज्यादा अपने प्रोफेशन में रहेगा। करेक्ट करेक्ट, उसका जो इंटरेस्ट एरिया प्रोफेशन में रहेगा, और 10 से रिलेटेड और भी सिग्निफिकेशंस को हम देख सकते हैं। ये तो एक मेन सिग्निफिकेशन याद है हमें, मगर 10th हाउस के और भी सिग्निफिकेशंस होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्मकांडी भी होता है, कर्मकांड में बहुत ध्यान रखता है। उसका मतलब जो पूजा पाठ होंगे नियमों से करने का आदि होता है, जिसका लग्न लॉर्ड 10th हाउस के अंदर जाता है, और उसका अपने फादर पे भी बहुत फोकस होता है। 10th हाउस को एक्चुअली फादर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डिस्प्यूट है मगर करते हैं, क्योंकि वो 4 से 7th होता है। सर जी तीनों चीजें बिल्कुल करेक्ट है जो आपने बताई है, तीनों चीजें हैं। चलो मैम नेक्स्ट करते हैं अभी राजपाल जी। राजपाल नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपने भाव मध्य के विषय में बताया कि लगन की डिग्री के नजदीक जो ग्रह होता है वो इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है, माना लगन की डिग्री माना लगन की डिग्री 2 डिग्री है और सूर्य 8 भाव में 29 डिग्री पे बैठा है, तो वो भी तो भाव मध्य के नजदीक पहुंच जाएगा दूसरी ओर से। के केस में आप दूसरी ओर नहीं देखना, आपको हम चलित नहीं लेंगे। एस्पेक्ट जब देखना है तो आपको अच्छा, तो आप जो लगा रहे हो वो चलित का कंसेप्ट लगा रहे हो। हम चलित मैं यूज नहीं करूंगा कहीं भी। आप उसमें क्या होता है कि जब भी एस्पेक्ट देखते हैं, चाहे आप केपी में चले जाओ कहीं भी चले जाओ, एस्पेक्ट देखा जाता है जन्म कुंडली से, और जन्म कुंडली में यदि वो भाव मध्य से दूर है तो बेसिकली वैसे सूर्य वगैरह की दृष्टि का उतना कोई विचार ज्यादा करना नहीं होता। ज्यादा विचार करना होता है शनि और मंगल की दृष्टि का। तो वो आपके लग्न के जितने मतलब लग्न की डिग्री के जितने क्लोज हैं तो ही उनका इफेक्टिव होगा। क्लोज का मतलब उस पर्टिकुलर भाव के अंदर है। भाव मध्य एक भाव का होता है एक्चुअल में, तो जब हम भाव मध्य निकालेंगे तो भाव का होगा, उसके जितना क्लोज है उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। हम उसको दूसरे भाव में नहीं लेके जाएंगे। ओके सर। हाँ जी। सर जी जो टॉपिक आप ले रहे हैं इसी से रिलेटेड है, एक पॉइंट उस टाइम मेरे दिमाग में आया था कि जैसे आपने कहा कि जैसे शनि है मतलब वो 25 डिग्री का है, तो सर जी लगन से देखना है वो कहीं भी बैठेगा तो उसकी दृष्टि, मान लो लगन किसी का 11 डिग्री का है, वो शनि 18 डिग्री का 5वें हाउस में बैठा है,
वो साथियों को देख रहा है। से देखेगा 5 में से जो भी दृष्टियां बिजनेस में डालेगा उस दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं हम। लगने से कोई नहीं मतलब है उसका। भाव मध्य डिसाइड करने के लिए लग्न की डिग्री का पता करते हैं रफली। किसी भी भाव का जो मिड पॉइंट होता है वो लग्न की डिग्री के आसपास होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि उसका जो भाव जिसमें भी बैठा है शनि, उसका जो मिड पॉइंट है, भाव मध्य है, वो लग्न की डिग्री पर होता है। थोड़ा सा क्लियर करो मेरे को, इसमें अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, क्या कंफ्यूजन है बताओ, मैं बता दो। मैं ये कह रही थी सर जी, जैसे शनि 5th में बैठा है तो अब वो उसकी जहां जहां 5वीं सॉरी जहां जहां उसकी दृष्टि 3री 7वीं और 10वीं पड़ रही है, तो वो लग्न में बैठा है, ये जरूरी तो नहीं ना जहां भी बैठा है। लग्न में बैठा है कब कह रहे हैं हम? कहीं भी बैठा हो। हाँ, बस यही कंफ्यूजन। हाँ नहीं, कहीं भी बैठा हो, लगने से कोई नहीं मतलब है। ठीक। नेक्स्ट सर, वर्मा सर। सर ये जो आपने बहुत अच्छा समझाया है, ये आपके और भी वीडियोस हैं चैनल पे इस सब्जेक्ट पे, लॉर्ड्स इन डिफरेंट हाउसेस? मेरे हैं काफी सारे। मैंने बीच में एक सीरीज शुरू की थी जब मेरा एक बैच चल रहा था पिछला, तो मैं अपलोड करता था, जो मैं उन्हें सिखाता था कैसे करें एस्ट्रोलॉजी। और मेरा एक्चुअली, मैं आपको इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ, मेरी अपनी रिसर्च चलती रहती है। उनमें से मेरे को बहुत सारे लोगों ने आगे बताया कि सर ये तो आपने कमाल चीज़ बता दी हमें, और हम इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है हमें। तो फिर मैंने इसको इंक्लूड किया है, पिछले बैच में इंक्लूड किया था, आपको भी मैं आज ये करा रहा हूँ। ये तो ये प्लेलिस्ट में है इसको और वीडियोस आपके? मैं सर अपलोड 1-2 आपको, मैं जो क्या कहते हैं, आपको इस ग्रुप पे डाल दूंगा मैं देख कर, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से मैंने नहीं डाले हैं, क्योंकि अभी करंटली मैं उस पर काम नहीं कर रहा। तो बाकी है वीडियोस काफ़ी है, 4-5 है। सर ग्रुप में डाल दीजिएगा। एक मिनट में मैं कर लेता हूँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर आप कह देना। सेकेंडली, ये जो सिग्निफिकेशन है लॉर्ड्स इन डिफरेंट हाउसेज में, तो इसका कंफर्मेशन फिर हम कैसे करेंगे? डिविजन चार्ट से करेंगे, कोई और चीज से भी करेंगे? हाँ, अब ऐसा है सर, वो उसके आगे के पार्ट में जब हम जाते हैं, अभी तो मैंने जो आपको बताया उसमें मैंने ना कोई डिविजनल चार्ट यूज करना, कुछ भी यूज नहीं करना। ये मैंने एक रफली किसी बंदे को देखकर हम क्या असेस करेंगे। जैसे मेरे सामने कोई पर्सन फिजिकली भी आया तो मेरे माइंड में उसके बारे में क्या लगेगा, देखने में कैसा है, लंबा है, छोटा है, और हम एक धारणा बना लेते हैं। तो वो धारणा वाली बात है कि कुंडली देखकर हम एक धारणा बनाएंगे उस पर्सन के बारे में कि इसके बारे में ये चीज होंगी। तो इसमें हम ना ही तो किसी डिविजनल चार्ट को मिक्स कर रहे हैं, हम किसी चीज को मिक्स नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पे रोक देंगे। मगर जब आप डिटेल करेंगे तब हम फिर वो सारी चीजों को देखेंगे सर। तो वो क्या फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे? सर सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैं एक एक भाव देखना बताऊंगा, एक एक भाव कि एक भाव को किस तरीके से देखा जाता है, एक एक प्लेनेट देखना बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपको कोई दशा है तो वो किसी भी प्लेनेट की दशा को हम किस तरीके से देखेंगे। जो मेन सिखाने का मेरा ऑब्जेक्टिव है, मतलब मुझे वो एरिया पता है जिसमें कि हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम जी अगर 6 हाउस सपोज स्ट्रॉन्ग और एक्टिव है तो आदमी डेट लेगा या डेट देगा? स्ट्रॉन्ग हाउसेस पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो डेट दोनों ही अच्छी बात है, तो खराब तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो वो डिपेंड करेगा ना सर कि वो डेट किस लिए लेना चाह रहा है। अब खराब हो जाएगी डेट यदि वो वैसे ले रहा है तो उस पर उतरेगी नहीं। और एक डेट ले रहा है वो कहीं उस अच्छे ऐसे काम के लिए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। एक डेट ही दोनों तरह की होती है। और फिर वो डेट लेके चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा, ये सारे इश्यूज आते हैं। उन पे हम करेंगे, थोड़ा बहुत हम बातें करेंगे, क्योंकि ये A to Z चीजें तो खैर हम नहीं कर सकते, पर हम उसमें हर एक भाव से रिलेटेड किस तरीके से देखना है वो हम करेंगे। राइट सर, थैंक सर 6 भाव, ये सर 6 लाख जैसे 8th में है तो अपन क्या उसको बता सकते हैं? जैसे 6th लॉर्ड 8th में जब चला जाता है तो अभी तो आप यही मान के चलो कि उसको जो भी ये आपका डिस्प्यूट, डिसिप्लिन, या हम जो भी करते हैं, जो भी बातें बता रहे हैं, वो डिजीज रिलेटेड टू 8th हाउस हो जाएगी। 8th हाउस के रिलेटेड ऑर्गन की उसको डिजीज हो जाएगी, ये भी कह सकते हो। उसको डिस्प्यूट हो सकता है इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है ना 8th हाउस, जो हमारी या जमीन के अंदर जो वेल्थ दबी हुई है उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। आपकी जो खानदानी प्रॉपर्टी है उसमें डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। तो देयर में भी मैनी इंटरप्रिटेशंस। तो उसके लिए मैंने पहले ही कहा है कि आप सभी 12 भावों के कम से कम 15-15 सिग्निफिकेशन सबको याद करने हैं, यदि हमें आगे उसमें पढ़ना है तो।
जी योगेश जी, योगेश जी नहीं है। विपिन तो सर मैं चंद्र। सर मैं हूँ, मैं वो असली बात मैंने ना वो पहले हैंड रेस था उसको डाउन कर दिया, उसको ऑन ही नहीं किया स्पीकर को। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सर मेरा एक ही क्वेश्चन है बस कि जो फोर्थ हाउस का आपने थर्ड हाउस में कहा है कि हैप्पीनेस सिबलिंग से मिलेगी अगर वो चला जाता है, क्योंकि वो अपने से जो 12th भी चला गया तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो मत देखो सर अभी, अच्छा सर। वो फिर हम उसमें ज्यादा डिटेल में जाएंगे ना। देखो मैं जो चीज बता रहा हूँ वो सिंपली हमें क्या करना है, अभी मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। मैं आपको इन चीजों को सिंपल करके देना चाहता हूँ। अब आप जो भी हम लगाते हैं ना, हमारा क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाएंगे तो कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि अब 12th मत लगाओ अभी, वो हम बाद में लगाएंगे जब हमें हाउस रोटेशन देखेंगे ना, तब लगाएंगे। अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ आपको, जो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है। आपने एस्ट्रोलॉजी का एक भी कंसेप्ट नहीं लगाना, आपने केवल ये देखना है कि वो लॉर्ड किस भाव का किस भाव में गया, दैट्स ऑल। ना हम ठीक है कोई सर, ठीक है। प्लेनेट के करैक्टरिस्टिक देख रहे हैं, ना हम राशि के करैक्टरिस्टिक देख रहे हैं। हम केवल एक लॉर्ड किस भाव में गया, दैट्स ऑल। जी नेक्स्ट विपिन चंद्र जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हेलो सर, ऐसा है कि पहले तो ये जो कोई आया हमारे पास तो हमने आपने जो सिग्निफिकेशन बताया वो देखा, ठीक है, लेकिन उस टाइम वो उनकी दशा जो चल रही है वो भी देखना जरूरी है। अभी आप स्टेप वाइज समझिए ना, अभी मैं आपको समझा क्या रहा हूँ। हम्म, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, इसके बेस पे हम उसको कोई प्रेडिक्शन थोड़ी दे रहे हैं। हम जी उस जी जी। पर्सन के बारे में, एक जैसे आपके पास कोई भी पर्सन आता है, पहली बार मिलने आया है, तो आप थोड़ा एक उसके बारे में अपने माइंड में कुछ बनाते हो कि नहीं, इमेज। तो वो इमेज बनाना है उस जी पर्सन के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं, इनका कौन सा फोकस एरिया है। तो एक रफ आइडिया उसके बारे में आपको हो जाएगा इसको देखकर। ठीक है, ठीक है, ठीक जी है। ओके, धन्यवाद सर। साक्षी मैम। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच फॉर सर, इतना इजीली आपने समझाया है। इतना टाइम लग जाता है ये समझने के लिए, और आपने एक घंटे के टाइम में आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा सर। अगर जिस तरह से एक लॉट अगर मान लो 12th में जाता है, तो उसका क्या नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हाउसेस हैं। नहीं वो ठीक है, वो उस तरीके से आप देखोगे तो वो तो विपरीत राजयोग बन जाता है। नेगेटिव हाउस का लॉर्ड हाँ जी। 12 में जाता है तो वो तो अच्छा ही करेगा। पर वैसे 8th लॉर्ड हाँ आएगा तो आप ये कह सकते हो कि ट्रबल्स और ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 12th हाउस, आपको 12th हाउस से रिलेटेड ट्रबल्स मिल सकती हैं। जो अभी मैंने बताया कि 8th हाउस मेनली रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे भी उसका लॉर्ड जाएगा वो आपको बताएगा कि आपको लाइफ में किस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड ट्रबल्स होंगी। तो 12th हाउस से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है। 12th हाउस की वजह से अब मतलब ट्रबल क्या होगी, एक्सपेंसेस आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे थ्रू आउट लाइफ, कि आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में नहीं होंगे। मतलब इंटरप्रेट करने के लिए आपको सभी सिग्निफिकेशंस पता होने चाहिए, पर आप उनको लिंक करोगे दोनों, क्योंकि 8th लॉर्ड 12वें में गया तो 12वां हाउस क्या है, एक्सपेंस भी है, डिजीज भी है। देखिए 8th लॉर्ड क्रोनिक डिजीज है और 12th हॉस्पिटलाइजेशन है, तो मैं लिंक कर देता हूं कि वो बंदा को क्रोनिक डिजीज होगी और उसकी वजह से उसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एंड दैट इज द रीजन ऑफ ट्रबल। वी कैन मतलब इसको हम मल्टीपल वे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो उसमें हमें थोड़ा बहुत भावों का पता होना चाहिए, और ये आज की क्लास में मेनली इसलिए बताया कि आपको भावों की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी अधूरी है जब तक हम राशि और भावों की पूरी तरीके से जानकारी नहीं देते। ठीक। क्लियर है सर मैम? आपको अभी वीडियोस कह रहे थे, आप वो प्लीज हमें ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज, नहीं बड़ी हेल्प रहेगी। श्योर श्योर, आप चिंता ही मत करें, वो मैं डालूंगा। क्योंकि मेरे को भी ज्योति क्योंकि मैम। मेरे को भी नमस्ते सर। नमस्ते जी सर। नमस्कार नमस्कार जी सर नमस्कार। सर मैंने पहली बार आपकी क्लास ज्वाइन की है, अटेंड की है। जी आपका बहुत तो बहुत सर हाँ। थैंक यू सर, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके सारे वीडियोस जो है मैं आपको यूट्यूब में देखती हूँ। और सर इसलिए सर इसका इनको फर्स्ट क्लास से इसका वीडियो मेरे को मिलेगा। बिल्कुल मैंने वो डाला हुआ है, फिर मैं डाल दूंगा। वो तो वैसे मैंने पब्लिश भी किया हुआ है। अब ये नहीं करूंगा, मैं इसका हाँ लिंक सर, उसमें 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 थोड़ा सा देखा था। देखिए आप लोग आओ मेरे पास, एक का काम करो, जैसे हाँ सर, उसी उसमें से आपके पास आए हैं। हाँ तो एक आध वीडियो मैं करता हूँ, बाकी नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं, वो मैं डाल दूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। दीप्ति मैम। दीप्ति मैम। दीप्ति मैम नहीं आ रही। अनिल शर्मा सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर मेरा भी पहला क्लास है आपके साथ में, बड़ा अच्छा लगा देखकर। सर इसमें मैं ये कहना चाह रहा था, 9th और 10th लोड अगर 8th हाउस में चले जाते हैं तो सर इसके लिए क्या ये बुरा योग तो समझते ही है, तो ये किस रिलेटेड काम कर सकता है बंदा? नहीं अभी सर इसमें ये भाग्य साथ नहीं देगा। आप है ना अभी इसको कोई मत पूछो अनिल भाई, आप हमारी डायरेक्शन बताइए, अच्छा आज की क्लास से रिलेटेड आप पूछो केवल। और मैं सबको ये कहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में, एक्चुअली क्या होगा कि फिर समझ में आना बंद हो जाएगा। तो हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रखो आप, आपकी हर चीज़ की वीडियो होगी। मैं जब तक आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे ये कोर्स खत्म नहीं करूंगा। मैं 6 आवर का कोर्स है, 60 आवर लगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक मत पूछो, ये जो हमने डिस्कस किया है इसमें कोई डाउट हो तो। वंदना मैम, कोटि को भी प्रणाम भैया। इस पे जो आज आपने समझाया वो बहुत ही सिंपल वे था और बहुत अच्छा था। और इसके साथ साथ अगर हम राशियों का भी सारे करेक्टरिस्टिक्स याद कर लें तो ये सोने पे और सुहागा हो जाएगा। जी वो राशियों तो उसमें हाँ जी हमें ना और चीजें कहने में, मतलब सामने वाले को बताने में और चीजें ऐड हो जाएंगी। नहीं, अब मेरी बात सुनो जी कि इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं ऐड करना, आप ध्यान रखो। अभी अभी जी। इसमें हम सारी चीजें सीक्वेंस वाइज ऐड करेंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे ऐड करना शुरू करोगे ना हाँ वैसे जी। वैसे आपका इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाएगा। आप जब हम मिक्स करेंगे ना तो वो चीजों में आपको पता है अपोजिट चीजें आना शुरू हो जाएंगी, और हाँ तब जी। उनका कंक्लूजन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो राशियों पे हम बाद में जाएंगे, अभी जाएंगे हम कमिंग क्लासेस में। अभी आज की क्लास में आप इसी को इतना रखो केवल बस, ठीक है ठीक है। आप बिल्कुल ऐड मत करना, और कम से कम 4-5 कुंडलियां सब लोग देखना। नेक्स्ट है आरती मिश्रा मैम। सॉरी सर, इंटरप्शन के लिए मेरा पहले माइक्रोफोन ऑन नहीं हो पा रहा था, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ऑलवेज ऑलवेज जी पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मकर लगन की कुंडली है तो लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड दोनों ही शनि बनते हैं। किसी वजह से वो 7th हाउस में और 7th लॉर्ड के साथ ही बैठे हों तो हम कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे उसको? ये आप क्या है, अलग अलग मत देखो, आप ये देखो कि लग्न लॉर्ड कहाँ गया है, पहले ये देखो बस। आपको ये नहीं ठीक है, देखना वो 7th हाउस में गया। 7th हाउस में गया है तो उसका फोकस ऑलवेज लड़कियों पे होगा, लड़कों पे होगा थ्रू आउट। ओके, तो या और सेकंड लॉर्ड भी 7th में गया। सेकंड लॉर्ड भी 7th में गया तो उसकी सस्टेनेंस भी वहीं से होगी, मतलब पार्टनरशिप में काम करेगा, रिटेल में काम करेगा, और उसका जो भी पार्टनर है लाइफ पार्टनर उसके साथ में वो कुछ काम करेगा। इस तरीके से इंटरप्रेट हम उसको करेंगे। ये देखो कितना सिंपल रहता ओके है। सर। हम यहाँ पे हमें बिल्कुल मिक्स नहीं करना। आप एक भाव का लॉर्ड देखो और वो कहाँ गया है, वो कहाँ का और लॉर्ड है, कुछ भी नहीं देखना आपको। इसको एज सिंपल एज जैसे मैंने बताया। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं राकेश बात कर रहा हूँ। एक्चुअली सर मेरे को ये पूछना है, जैसे 6, 8, 12 भावों के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही उनकी प्लेसमेंट है तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे सर? सिक्स लॉर्ड का तो वो उसको सिक्स लॉर्ड से रिलेटेड मैटर्स में उसको डेट लेनी पड़ सकती है। सिक्स लॉर्ड से रिलेटेड मैटर में वो डिसिप्लिन हो सकता है। 6th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में उसका सारा फोकस होगा। जैसे उसको डेट डिजीज के लिए हो सकता है लेनी पड़े उसको, आपको 6th हाउस डेट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्यूट के लिए लेनी पड़े, या उसको डिस्प्यूट डेट की वजह से हो सकता है। तो हम उनको मिक्स करेंगे उसी के सिग्निफिकेशन से, छोटे भाव से। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर बहुत अच्छा, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आप एक्सप्लेन करते हैं। मैंने पहली बार कोई कोर्स ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लगा, आपको फोन करके अच्छा लगता है। मैं आपसे चाहूंगा सर। जी वेलकम सर। सर मैं चाहूंगा कि जो आप भाव से संबंधित भी जो आपके सिग्निफिकेशन वाला कोई वीडियो हो उसको इस ग्रुप में डाल दीजिएगा। मिल जाएगा सर, आपको है आज ही मिल जाएगा। अच्छा सर। सर आगे क्या है, ग्रुप में थैंक यू सर एक चीज और कहना चाह रहा था कि क्या इसी कोर्स के दौरान ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप ऑफ प्लेनेट्स अगर किसी एक ही हाउस में जाके बैठ जाते हैं तो फिर वो और उसका लॉर्ड यानी डिस्पोजिटर जो दूसरे में आ जाता है, तो हम कैसे उसको जानेंगे, ये इस कोर्स के दौरान हम जान पाएंगे? बाकी मेरा जो इसमें कोर्स में कोई भी स्पेसिफिक चीज बताने का कोई वो नहीं है, पर मैं आप जो कहोगे वो जी जी।
मेरा केवल ये है, मैं ये assume करके चल रहा हूँ आपको सारी चीजें आती हैं, मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ। मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि आपको जैसे मैंने आज बताया कुंडली को हम किस तरीके से प्रोसेस करें। आपके पास कुंडली आ गई तो हम उसके रिजल्ट कैसे देखेंगे। जी नेक्स्ट विजय 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 सर। नमस्कार सर। अब 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में गया तो भाग्य गया प्रोफेशन में, जी जी जी। तो फिर 8th हाउस का भी लॉर्ड उसके साथ में हो तो ऑब्स्टिकल भी प्रोफेशन में। तब फिर 8 से देखो ना, आप मिक्स मत करो। नहीं वो दो लॉर्ड बैठे हैं ना, वो तो इसीलिए मैं। सर मेरी बात सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ उसमें मैं केवल क्या बता रहा हूँ, आपने हाँ। केवल ये देखना है कि 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे गया, बस। हाँ। अब ये मत देखो वहां पे और कौन कौन गया, उसे कौन देख रहा है। तो 8th लॉर्ड 10th में गया, इसका मतलब उसको ट्रबल्स होंगी रिलेटेड टू प्रोफेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी सर नमस्कार, मैं रत्ना बोल रही हूँ। जी नमस्कार मैम। हाँ मेरा ये प्रश्न है कि अगर लग्न से है, लग्न का लॉर्ड 12वें में चला जाए तो क्या होता है? लग्न का लॉर्ड 12वें में चला जाए तो उसका फोकस 12th हाउस के से रिलेटेड मैटर्स में होगा। वो आपका खर्च करता रहेगा या कहीं बाहर जाने पे पूरा फोकस रहेगा कि मैं अब्रॉड चला जाऊं। आप देखते नहीं हो पंजाब साइड के लोग हैं, वो 14-15 साल की उम्र होती है और उसके बाद उनका सारा फोकस होता है कि हम कहीं दूसरी डिस्टेंट प्लेस पे चले जाएं, या वो खर्चे करता रहेगा। इस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। हाँ तो सर लेकिन मेरा जो है ना अग्नि तत्व का है लग्न, तो अग्नि तत्व का लग्न है और उसका जो लॉर्ड है वो वहां चला गया है जल तत्व में। अभी आप एक काम करो मैम, उसको तत्व छोड़ दो और आज अभी आप क्या करना, कुंडली में अभी क्लास के बाद आप सभी 12 भावों के स्वामी किन किन भावों में गए हैं और उस हिसाब से केवल भाव के बेस पर आप एक वो बनाना चार्ट। जी मेरे आपका लग्न लॉर्ड किस भाव में गया है तो वो क्या आपको सिग्निफिकेशन देता है, सेकंड लॉर्ड किस भाव में गया है तो आपका सस्टेनेंस खर्चा पानी कहाँ से चल रहा है, थर्ड लॉर्ड किस भाव में गया है तो आपको पता चलेगा आप एफर्ट किस काम में कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो वो सारी चीजें आप एक बार करके देखो। अभी केवल मैं जो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ना राशि की बात कर रहा, ना मैं कोई कंजंक्शन की बात कर रहा, ना मैं कुछ बात कर रहा। मैंने जो बात की है वो एक ही है कि किसी भी भाव का लॉर्ड किस भाव में गया तो क्या होगा। जी 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 ठीक है, थैंक यू सर। जी और किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो मैं भूल गया हूँ। सर मेरा हाँ सर, मैं पूछना चाहती थी कि मेष लग्न है और उसमें मंगल है, वो फर्स्ट लॉर्ड भी है और 8th लॉर्ड भी है जी। अगर वो मंगल लग्न में ही बैठा है तो वो जो जातक है वो लग्न में ही मंगल हो गया, मतलब उसको और अपने आप पे ही फोकस होगा तो अच्छा सेल्फ सेंटर्ड, तो फोकस भी इसीलिए होगा कि खुद ही प्रॉब्लम का कारण होगा वो। सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकता है। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो अपने आप के लिए ट्रबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो मोनिका मैम। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। सर जैसे 6th लॉर्ड 9th में जाता है तो कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे 6th डेब्ट का हो गया, कंपटीशन डिजीजेस का हो गया और 9th भाग्य भाव पिता का, तो हाँ जी तो उसको कैसे कनेक्ट करें। से भी उसका डिस्प्यूट हो सकता है और वो लीगल प्रोफेशन में भी जा सकता है, ऐसा भी सोच सकते हो आप। हाँ जी तो आप मल्टीपल वे में इंटरप्रेट कर सकते हो, आपको सिग्निफिकेशन सारे याद होने चाहिए। सर जैसे वो तो एकदम मैलेफिक हो गया और वो बेनिफिक है तो बेनिफिक कुछ मत देखो। अच्छा लॉर्ड केवल अभी आज की क्लास में केवल लॉर्ड देखना है और कहाँ गया है, ना मेलिफिक है कोई भी ना बेनिफिक है। सर और क्या हो सकता है, बस पिता से डिस्प्यूट हो सकता है, भाग्य से संबंधित कुछ जैसे कॉम्पिटिशन। भाग्य से संबंधित नहीं, हम 6th लॉर्ड की बात कर रहे हैं तो छठे हाउस के जो सिग्निफिकेशन हैं उसको डेट लेनी पड़ सकती है फादर की वजह से, और इसी तरीके से और भी कुछ लॉ से रिलेटेड, एजुकेशन डिस्प्यूट से रिलेटेड, क्योंकि 9th हाउस भी उसी को रिप्रेजेंट करता है। जज भी बन सकता है ऐसा पर्सन, 6th लॉर्ड 9th हाउस में लॉयर बन सकता है। और हम इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, कोई स्पेसिफिक मैं नहीं बता रहा, देयर मे बी सम रीजन। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? सर मेरा एक सवाल था, मेरा सवाल थोड़ा अलग है, मतलब अपने टॉपिक से अलग है। आपका ही सूत्र है उसमें, बाधक ग्रह के बारे में पूछना था। जस्ट एक चर लगन में 11th लॉर्ड होता है बाधक, राइट? सो सपोज सैटर्न है तो हम लोग उसका अपने कंडीशन डाला है आगे कि 64 नवमांश लॉर्ड
वो जो उसका जो लॉर्ड है या 22nd दुष्कांत का लॉर्ड है वो रहेगा तो ही उसका बाधक का इफेक्ट आएगा, राइट? आपने ये सूत्र में हाँ, तो ये जो शनि का जो इफेक्ट आएगा वो जस्ट एक 8th हाउस मतलब वो रिगार्डिंग डेथ के रिगार्डिंग आएगा या और सारे ये आएंगे, रिजल्ट आएंगे शनि देगा उसको? पर्टिकुलर सिर्फ डेथ के बारे में देगा? नहीं सर, वो आपको देखना है, वो आपका ओवरऑल बाधक है। आपको डिविजनल चार्ट्स में जाकर देखना है सभी में, जिस भी डिविजनल चार्ट है वो 6, 8, 12 में नहीं है, उस डिवीजन से रिलेटेड कॉमन है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो आपका ओवरऑल बाधक है कुंडली के लिए। अच्छा, तो पर्टिकुलर सिर्फ डेथ के लिए नहीं, ऑल ओवरऑल आपके हर काम में वो प्रॉब्लम करेगा। उन डिविजन में आप जाके देखिए जिसमें वो 6 से 12 में बैठा हुआ है, उस पर्टिकुलर डिवीजन के कार्यकर्त में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करेगा, बाकी सभी डिवीजन में करेगा। जैसे वो आपका D9 के अंदर जाकर बैठ गया 4th हाउस में, तो वो आपका मैरिज में भी वही बाधा क्रिएट करेगा। D10 के अंदर जाकर बैठ गया वो 2nd हाउस में, तो वो आपके प्रोफेशन में बाधा क्रिएट करेगा। मगर वो D10 में 6, 8, 12 में चला गया तो प्रोफेशन में बाधा क्रिएट नहीं करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो आइए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं? किसी के कोई बच्चे हो तो एट लास्ट पूछ सकते हो, नहीं फिर हम आज की क्लास एंड करेंगे। और सभी नमस्कार सभी से फिर से मैं बता रहा हूं कि कम से कम 4 से 5 कुंडलियां आप इस तरीके से लगाकर देखें, आप तभी हम साथ साथ चल पाएंगे कि आपका एक तो इससे आपको भावों की जानकारी हो जाएगी कि कौन सा भाव किस काम आता है, उनके सिग्निफिकेशन 5-6 सिग्निफिकेशन लिखो और कोरिलेट करो, अपने ऊपर भी रिलेट करो। 60-70% आपका कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, आप आगे एग्री करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिर एंड करते हैं क्लास। नमस्कार सभी को।